रामदयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रामदयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रामदयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, ये सब रामदयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रामदयाल को सुनाता तो रामदयाल का गुस्सा मोहन पर दुगना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रामदयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियाँ मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रामदयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता। एक दिन रामदयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ आया और रामदयाल को वह मिठाई का डब्बा दिया। ये देखकर रामदयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। रामदयाल ने भुएं चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रामदयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त सनी आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रामदयाल ने मोहन को घूरकर देखा और कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे, कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज़ ना मानी। अरे, तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को ये देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में रामदयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा। इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। रामदयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे, इस अभागे को कौन देगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू ने कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है करिश्मा, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। रामदयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है।
और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। उसे कैसे कर पाऊँगा? शंभू ने जवाब दिया। अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी, रामदयाल ने कहा। अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने रामदयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सियाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। रामदयाल ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए। रामदयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो रामदयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत में चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब रामदयाल खेत पर गए। वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रामदयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीबी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीबी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामदयाल वहाँ आ करके अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। रामदयाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। रोहन ने रामदयाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस वह यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये ही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएंगे। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 8 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और फिर रोहन रामदयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छू कर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में रामदयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा।
बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंथा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रह कर आ रही थी। कहते हैं ना, किसी के जाने के बाद भी उसकी अहमियत का पता चलता है। आज रामदयाल को अपने बड़े बेटे की बहुत याद आ रही थी। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू झलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता, तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था और वो दिन भी आ गया। सेठ ने घर के कागज़ पर साइन करा लिए और रामदयाल को 8 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही रामदयाल शहर जाने की तैयारी कर ली। रामदयाल ने रोहन को फ़ोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ रोहन आ गया और रामदयाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। रामदयाल ने रुपयों का बैग रोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर रामदयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बिठाकर रुपए लेकर वहाँ से चला गया और रामदयाल वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। काफ़ी समय बीत चुका था परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। रामदयाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रामदयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज़ लगाने लगा, परंतु रोहन रामदयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रामदयाल को बिल्कुल भी न थी। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। रामदयाल के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने की किराए के लिए उपयुक्त थे। रामदयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मार कर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।